नमस्कार, स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन का एमबीए जर्नल। ये पेपर आपका लास्ट टाइम अगर मैं एडमिशन्स के बारे में बात करूँ सीयूटी पीजी के अंडर जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ऑप्शंस दिए थे, तो सबसे ज़्यादा एडमिशन जो स्टूडेंट्स ने लिया वो एमबीए जर्नल में था। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें मार्क्स लिए होंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें भी ध्यान देना है कि भई कैसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सही निकले, हम 230 से अबव मार्क्स लेकर आएँ और एडमिशन के समय हमें सारी यूनिवर्सिटीज़ वेलकम करें, दरवाज़ा खोलें हमारे लिए। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें देखना है पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। क्या पैटर्न होता है? तो इसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ प्रीवियस ईयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर और उसमें जितने भी पेपर्स हैं, ये क्वेश्चन मैंने मतलब ध्यान दिया है कि यही रिपीट आ रहे हैं, पैटर्न रिपीट आ रहा है। नंबर्स या मैं किसी चीज़ को ये नहीं कहूँगी कि वही नंबर रिपीट आएँगे, बट पैटर्न लगभग सेम आ रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे आपका ये एमबीए जर्नल का पेपर। मैं और मेरे कलीग एमबीए जर्नल 2 सॉल्व कर रहे हैं। एमबीए जर्नल का जो मैथ्स का पार्ट है, जो आपका रीज़निंग का पार्ट है, वो सॉल्व कर रहे हैं मेरे जो कलीग मेरे साथ काम कर रहे हैं और एमबीए जर्नल का जो आपका रीज़निंग, वेन डायग्राम और आपका जो इंग्लिश है, वो सब डिस्कस करूँगी मैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में जुट जाएँगे सीयूटी एग्ज़ामिनेशन की, क्योंकि टाइम रह गया है बहुत कम। क्वेश्चन है कि 6 बॉयज P, Q, R, S, T and Z are seated in 2 rows of 3 boys each, given the following condition। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको मिले, आप तुरंत इसके साथ-साथ में स्टेटमेंट के साथ जैसी कंडीशन मिल रही है, हम स्टार्ट कर देंगे भई। मैं हिंदी के लिए भी मेरे जो हिंदी के दोस्त हैं, उन सभी के लिए भी ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि 6 लड़के जो 3-3 संख्या में बैठे हैं, 2 पंक्तियों, ठीक है? 3-3 संख्या में बैठे हैं। अब आपको इसके हिसाब से क्वेश्चन देखना है कि टी जो है वो किसी भी पंक्ति के छोर में यानी कि एंड में नहीं बैठा, ठीक है? तो इसी के मुताबिक जैसे-जैसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आप वैसे-वैसे साइड में अपना स्टार्ट कर देंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखिए। ये कितना आसान बन जाएगा प्रश्न आपके लिए, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे-जैसे कोई भी प्रश्न आता है, आपने सीधा स्टार्ट कर देना है एज़ पर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है टी इज़ नॉट, पहले तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ देखिए, यहीं से कन्फ्यूज़न शुरू होएगा। 2 रो हैं, 1 लाइन है ये और 1 लाइन है ये, ठीक है जी? टी इज़ नॉट एन एंड ऑफ द रोज़। टी किसी भी लाइन के आखिर में नहीं है, इसका मतलब टी कहीं न कहीं बीच में बैठा है, ठीक है? एस इज़ द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ज़ेड, ओके? ज़ेड जहाँ बैठा है उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे है, यानी कि सेकंड नंबर पे है। अब आर इज़ अ नेबर ऑफ टी। अब देखो, ये इसीलिए मैंने टी को पहले ही अलग बिठाया हुआ है क्योंकि ज़रूर इसके साथ एक स्टेटमेंट तो और मिलेगी और वो यहाँ मिल गई है कि आर जो है पड़ोसी है टी का। चलिए ठीक है, आर को हम पड़ोसी कह देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम रखते हैं, तो अगली लाइन कहती है कि आर टी के पड़ोसी है और डायगोनली अपोज़िट है। इसका मतलब आर यहाँ आ जाएगा, अपोज़िट है ना आर। समझ में आ गया? हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से इतना हमें मिला और फिर वो कह रहा है कि क्यू जो है वो ज़ेड का नेबर है। नेबर है, चलो यहाँ पर रख दिया हमने क्यू को। अब ऑटोमैटिकली बचे कौन? ये वाले भाई साहब बच गए, तो पी रख देते हैं हम यहाँ। अब इसने पूछा अपोज़िट कौन है क्यू के? तो हमारा जो क्यू है वो ये रहा और अपोज़िट हो गया टी। तो टी आ जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि ऐसे जो क्वेश्चन हैं, वो कहाँ पर गलत हो सकते हैं? यदि हम पढ़ने में जल्दबाज़ी करेंगे तब। सिर्फ आप अगर पढ़ने में जल्दबाज़ी करेंगे तो ही ये क्वेश्चन गलत होंगे, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। आप ये क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। अरे! कैमरा मेरा कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ, ओके। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम सही आंसर टिक कर देते हैं, हमारा सही आंसर ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? बस यही यही तरीका है पेपर को सॉल्व करने का कि यहाँ से एकदम अपना माइंड शांत रखिए, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं साथ-साथ में उसको करते रहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आर्गुमेंट पे क्वेश्चन आया है और इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन स्ट्राइक बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयी इन इंडिया? एक कथन दे दिया गया है, ठीक है? आर्गुमेंट है, यस, दिस इज़ द ओनली वे टू टीच डिसिप्लिन टू द एम्प्लॉयी एंड नो, दिस डिप्राइव्स द सिटिज़न ऑफ देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, ओके? ऑप्शन आपके सामने है।
आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रांग, आर्गुमेंट 2 इज स्ट्रांग, ईदर 1 और 2 इज स्ट्रांग, बोथ आर स्ट्रांग। तो ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन। अब इसी को हिंदी में भी समझ लेते हैं। कौन सा तर्क इसमें से मजबूत है? क्या भारत में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ, ये कर्मचारियों को अनुशासन सिखाने का एकमात्र तरीका है। नहीं, ये नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर देता है। अब हमें यहाँ पर सही आंसर बताना है। अब यदि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस दें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कंप्लीट बैन स्ट्राइक पर नहीं कर सकते, जब तक कि स्ट्राइक शांतिपूर्वक चल रही है। स्ट्राइक बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन इंडिया, तो सरकारी कर्मचारी द्वारा स्ट्राइक करना ये एक तरह का उनका अधिकार में दिया गया है, ठीक है, जब तक वो शांतिपूर्वक स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इससे हम सिटीजन के डेमोक्रेटिक राइट को बिल्कुल डिप्राइव करेंगे। ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सेकंड आर्गुमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू स्टेटमेंट 1। तो हम कहेंगे कि यस, ओनली आर्गुमेंट 2 इज स्ट्रांग। पहले को हम स्ट्रांग नहीं कह सकते, क्योंकि यदि हम बिल्कुल यस कर देते हैं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम इस स्ट्राइक को बैन करने के लिए हामी भर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर टू राइट। ओके, इस तरह के जो कथन आएंगे उसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है।